हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फिजिक्स के सेकंड लेसन गाउस के नियम और उसके अनुप्रयोग के बारे में अध्ययन करेंगे। इस टॉपिक में सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है वो है विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स विद्युत फ्लक्स क्या है, इसे समझने के लिए हम एक आवेश लेते हैं। इस आवेश के चारों ओर ये विद्युत क्षेत्र है। इस विद्युत क्षेत्र को विद्युत क्षेत्र रेखाओं से प्रदर्शित करते हैं, जैसे ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं। ठीक है, इन विद्युत क्षेत्र रेखाओं में जैसे मैंने ये कोई क्षेत्रफल ले लिया। अब इस क्षेत्रफल से कितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजरती हैं, उनकी जो माप है उसे हम विद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो फिर विद्युत फ्लक्स की परिभाषा क्या बनी, देखिए। विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी क्षेत्रफल की अभिलंबवत गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या का माप विद्युत फ्लक्स होता है। क्लियर? विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी क्षेत्रफल के अभिलंबवत गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या का माप या विद्युत बल रेखाओं की संख्या का माप विद्युत फ्लक्स होता है। तो अब हम किस तरीके से इसका मेजरमेंट करते हैं वो देखिए। सपोज कीजिए ये हमारे पास में कोई क्षेत्रफल है और इस क्षेत्रफल में भी कोई अल्पांश क्षेत्रफल है, ये ds। क्लियर? और ये इसके अभिलंब की दिशा है। ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है जो इससे थीटा कोण बनाती है। तो अब यहां विद्युत क्षेत्र का कितना प्रभाव इसकी अभिलंब दिशा में है वो हम E cos थीटा से दर्शाते हैं। ठीक है, तब विद्युत फ्लक्स डी फाई बराबर E cos थीटा इंटू में ds एंड डी फाई बराबर E ds cos थीटा एंड डी फाई बराबर E वेक्टर डॉट ds वेक्टर। क्लियर? ये हमारे पास में विद्युत फ्लक्स की जो है मैथमेटिकल परिभाषा बनने जा रही है। तो एक बार फिर हम देखें कि यहाँ पर ये कोई क्षेत्रफल है, उसका भी अल्पांश क्षेत्रफल ds है। ये ds का अभिलंब है। ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस अभिलंब से थीटा कोण पर है। तो फिर इस विद्युत क्षेत्र का कितना प्रभाव इसकी अभिलंब दिशा में है ये हम E cos थीटा लिख सकते हैं। लेकिन इससे निकलने वाला जो प्रभाव है जिसे हम फ्लक्स कह रहे हैं वो E cos थीटा पर ही डिपेंड नहीं करता, वो इस क्षेत्रफल पर भी डिपेंड करेगा। तो फिर ऐसी स्थिति में कलेक्टिवली जो फ्लक्स का इफेक्ट है वो इन दोनों राशियों से दिया जाएगा, E cos थीटा और ds। इन दोनों को हमने यहाँ पर क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये बन गया हमारे पास में डी फाई इक्वल ई डी एस कोस थीटा। लेकिन हमें पता होता है कि जब ये दोनों वेक्टर हैं, ये cos थीटा इसमें है, तो फिर अदिश गुणनफल के मुताबिक हम इसके ऊपर सदिश लगा दें और ds के ऊपर भी हम क्या लगा दें, सदिश लगा दें। इस तरीके से ये एक विद्युत फ्लक्स को हम परिभाषित कर सकते हैं। अब यहाँ से अगली बात आती है कि मैथमेटिकल परिभाषा क्या होगी। तो मैथमेटिकल परिभाषा हम इजी वे में जो है वो दे सकते हैं। देखिए कैसे, अन्य शब्दों में
अन्य शब्दों में, अन्य शब्दों में ये क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ds क्या है, अदिश सदिश क्षेत्रफल, और दोनों का ये अदिश गुणनफल। तो फिर परिभाषा क्या बनेगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E वेक्टर एवं सदिश क्षेत्रफल, ds वेक्टर का कौन सा गुणनफल, अदिश गुणनफल विद्युत फ्लक्स होता है। क्लियर। अर्थात कैसे लिखा जाए, डी फाई इक्वल ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। ये हमारे पास में मैथमेटिकल परिभाषा आ गई। अब नेक्स्ट इस पेपर हम आते हैं, वो क्या है कि यदि हमें कोई संपूर्ण पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स की बात करनी हो तो फिर ये इंपॉर्टेंट फैक्ट, संपूर्ण पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स कैसे लिखा जाए, इसी का इंटीग्रेशन कर दो सरफेस के लिए, तो फाई इंटीग्रेशन ऑफ एस ई डॉट डी एस के लिए, और संपूर्ण बंद पृष्ठ से, संपूर्ण बंद पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स कैसे लिखा जाए, फाई इक्वल ये बंद पृष्ठ का समाकलन का चिन्ह और ई डॉट डी एस के लिए। इस तरीके से संपूर्ण बंद पृष्ठ से हम निर्गत फ्लक्स ज्ञात कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आएंगी इसकी विशेष परिस्थितियां, लेकिन उससे फिर एक बार से देख लें। इसको परिभाषित करना है तो फार्मूला याद रहना चाहिए। फार्मूला हमारे पास में ये है। अब इस फार्मूले से ही हम परिभाषा बना सकते हैं। कैसे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं सदिश क्षेत्रफल का अदिश गुणनफल विद्युत फ्लक्स होता है, ये बात लिख दी गई। संपूर्ण पृष्ठ के लिए निकालना है तो इस अल्पांश सदिश क्षेत्रफल से गुजरने वाले फ्लक्स की बजाय हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। इंटीग्रेशन कर देंगे तो हमारी पास ये चीज ऐसे लिखी जाएगी। तो संपूर्ण बंद पृष्ठ निर्गत फ्लक्स लिखना है तो फिर हम उसके लिए ये क्लाउज एक सरफेस का ये निशान लगा देंगे और इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस लिख देंगे। इस तरीके से ये जो है वो फ्लक्स आ गया। चलिए अब हम विद्युत फ्लक्स की कुछ विशेष अवस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो विशेष अवस्थाएं क्या हैं वो देखिए। विशेष अवस्थाएं, विशेष अवस्थाएं नंबर फर्स्ट, क्या, यदि विद्युत क्षेत्र E समांतर है सदिश क्षेत्रफल ds, अर्थात थीटा बराबर 0 डिग्री। कहने का मतलब ये कोई क्षेत्रफल, ये इसका अभिलंब ds वेक्टर जो है इसका क्षेत्रफल सदिश, और इसी दिशा में विद्युत क्षेत्र भी काम कर रहा है, तब फ्लक्स डी फाई विल बी मैक्सिमम, अधिकतम होगा। कैसे लिखें, ई डी एस कॉस 0। तो फिर डी फाई मैक्सिमम बराबर कितना आ गया, ई डी एस कॉस 0 बन हो गया। तो ये अधिकतम फ्लक्स कब गुजरेगा कि जब ई और डी एस समांतर होंगे। सिंपल शब्दों में हम एक एग्जाम्पल पे ध्यान दे देते हैं।
मान लीजिए कि ये कोई बहता हुआ पानी है, ये पानी के वेग की दिशा है, और ये मैंने कोई उसमें एक रिंग ली और वो रिंग रख दी। अब ये रिंग का अभिलंब है, मतलब उसका क्षेत्रफल सदिश है, ये पानी के वेग की दिशा है। ऐसी स्थिति में इसमें से गुजरने वाला पानी की जो मात्रा होगी, गुजरने वाली पानी की मात्रा अधिकतम होगी, अर्थात वाटर फ्लक्स मैक्सिमम होगा। क्लियर है बात? तो सेम वैसे ही है कि जैसे कोई ये विद्युत प्रवाह हो रहा है और उस विद्युत प्रवाह या उस विद्युत क्षेत्र में हम ये कोई सदिश क्षेत्रफल रखें, तो ये क्षेत्रफल और ये दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो निकलने वाला फ्लक्स अधिकतम हो गया, जैसे कि इस रिंग से निकलने वाला पानी अधिकतम हुआ था। सेकंड अवस्था, यदि ई सदिश लंबवत है डी एस सदिश के, अर्थात क्या लिखा जाए, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो। कैसे? ये हमारे पास में जो है कोई क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल का अभिलंब और ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई वेक्टर, तब कैसे लिखेंगे? तब लिखेंगे डी फाई इक्वल ई डी एस कॉस 90, और कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, तो डी फाई फ्लक्स का मान कितना हो गया? 0। इसे भी हम समझ सकते हैं। सपोज कीजिए कि ये बहता हुआ पानी है और ये हमने जो है कोई रिंग ली और उसको ऐसे रखा, ये उस रिंग का अभिलंब है, तो ऊपर की तरफ अब कोई भी पानी इस रिंग से नहीं गुजरेगा, क्योंकि वेग v और ds की जो डायरेक्शन है वो 90 डिग्री चली गई, अर्थात ऊपर की तरफ कोई पानी नहीं गुजरेगा। तो हम कहेंगे कि ऊपर की तरफ इस रिंग से निकलने वाला वाटर फ्लक्स क्या हो गया? 0। तो इन सिमिलर भी हम यहाँ भी ये कह सकते हैं कि विद्युत फ्लक्स भी क्या हो गया? 0। तो कितनी कंडीशन हो गई? 2। एक बार फिर से रिपीट कर लें कि विद्युत क्षेत्र और यदि एरिया वेक्टर या सदिश क्षेत्रफल दोनों एक ही दिशा में हैं, तब ऐसी स्थिति में उसमें से निकलने वाला विद्युत का प्रभाव या विद्युत फ्लक्स जो है वो अधिकतम होता है। यदि दोनों एक दूसरे के लंबवत हैं, तब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री, तो फार्मूले के अनुसार डी फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। इस स्थिति में कोई फ्लक्स नहीं गुजरेगा। अब नंबर तीसरी बात पे आते हैं। थर्ड कंडीशन क्या है वो देखिए। नंबर थर्ड, यदि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E वेक्टर एवं ds वेक्टर प्रति समांतर हो, तब हम यहां कह सकते हैं, अर्थात थीटा की वैल्यू कितनी हो गई? 180 डिग्री, और 180 डिग्री हो गई, तब डी फाई बराबर ई डी एस कॉस 180। इस अवस्था में डी फाई की वैल्यू माइनस ई डी एस आ जाएगी। ये हमारे पास में तीसरी कंडीशन। तो इसको कैसे देखें कि ये हमारे पास में कोई जो है क्षेत्रफल, ये उसका क्षेत्रफल का सदिश, और ये डायरेक्शन हम जो है विद्युत क्षेत्र की दिखाएं। अब थीटा की वैल्यू कितनी हुई दोनों के बीच? 180 डिग्री, तब ये फ्लक्स जो है वो नेगेटिव कहा जाएगा। तीसरी कंडीशन ये आ गई। तो फिर हम यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स निकालते हैं। वो क्या? यदि थीटा की वैल्यू 0 से ज्यादा और 90 से कम, तब फ्लक्स डी फाई ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। क्लियर? नंबर सेकंड, यदि थीटा की वैल्यू 90 से ज्यादा और 180 से कम हो, तब फ्लक्स का मान डी फाई क्या हो जाएगा? नेगेटिव। क्लियर? तो ये हो गई तीनों अवस्था है फ्लक्स की। तो एक बार फिर से देख लें कि प्रति समांतर है ई एवं डी एस इस तरीके से, तब उस केस में थीटा की वैल्यू 180 डिग्री, तो फॉर्मूले के अनुसार निकलने वाला फ्लक्स क्या हो जाएगा? नेगेटिव। ऐसी स्थिति के अंदर हम ये कह सकते हैं कि फ्लक्स इस कंडीशन के तहत क्या रहेगा? पॉजिटिव। और थीटा की वैल्यू 90 और 180 डिग्री के बीच हो, तब ये फ्लक्स कैसा रहेगा? नेगेटिव। ठीक है। विशेष अवस्थाओं के बाद में अगले वाली बात हम और ध्यान दें, तो वो क्या है देखिए। अब हमने पिछले चैप्टर में ये देखा कि ये हमारे पास में कोई पॉजिटिव आवेश है, तो
इकाई धनावेश को हम यहाँ रखें तो इकाई धनावेश से ये फ्लक्स जो है वो बाहर की तरफ निकलता है। ये देखिए विद्युत क्षेत्र की रेखाएं वो बाहर की तरफ होंगी इस तरीके से, ठीक है। क्योंकि एक कूलाम आवेश यदि हम किसी दिए गए आवेश के विद्युत क्षेत्र में रखें तो वो एक कूलाम आवेश प्रतिकर्षण के कारण कुछ जो है हमारे पास में इस तरह के पथ प्राप्त होंगे और इन पथों को जो है हम विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहेंगे। तो अब ऐसी स्थिति में हम ये कह सकते हैं कि मैं यदि ये कोई पृष्ठ मान लूं, ठीक, तो ये प्रश्न मान ली जाती है तो अब ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजर रही है कि नहीं गुजर रही? गुजर रही हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर ये जो बाहर की तरफ जाने वाला फ्लक्स है, क्योंकि अब इसमें कंसेप्ट काम करेगी, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किधर है? आगे की तरफ। मैं यहाँ ds ले लूँ और ds की डायरेक्शन भी किधर हो गई? आगे की तरफ। इसका मतलब थीटा की वैल्यू कितनी हो गई? 0 डिग्री। और d फाई निकालेंगे तो ये मैक्सिमम होगा, और ये मैक्सिमम होगा तो EDS cos 0 दिस इज इक्वल टू EDS। तो फिर ये हमारे पास में पॉजिटिव ही हुआ। तो हम सीधे सीधे शब्दों में ये आए कि यदि हमारे पास में जो है किसी पृष्ठ से यदि फ्लक्स गुजरे तो वो फ्लक्स तो होता है धनात्मक, लेकिन यदि मैं यहाँ नेगेटिव चिन्ह ले लेता, चार्ज ले लेता, तो ऐसी स्थिति में ये पथ या विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होती इनवर्स, तब हमारे पास में यही फ्लक्स कैसे आता? तो फिर पृष्ठ का अभिलंब तो ये, और विद्युत क्षेत्र किधर हो गया? इधर, तो 180 डिग्री का कोण हो गया। तब ऐसी स्थिति में जो डी फाई की वैल्यू आती वो माइनस EDS आती। तो फिर हम ये कह सकते हैं कि पृष्ठ के अंदर जाने वाला फ्लक्स कैसा हो गया? ऋणात्मक, और फ्लक्स से बाहर जाने वाला फ्लक्स कैसा हो गया? धनात्मक। तो ये चीज हम इन विद्युत क्षेत्र रेखाएं किसी दिए गए आवेश के कारण किस प्रकार से हैं उस बेस पर हम इसको समझ सकते हैं। तो फिर क्या सार निकला वो आप नोट कर सकते हैं। वो क्या है? देखिए, नंबर फर्स्ट, किसी पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स धनात्मक एवं पृष्ठ के अंदर जाने वाला फ्लक्स ऋणात्मक होता है। क्लियर? कैसे? किसी पृष्ठ से जाने वाला धनात्मक, किसी पृष्ठ से जाने वाला फ्लक्स धनात्मक, और पृष्ठ के अंदर जाने वाला जो है वो ऋणात्मक होता है। तो निष्कासित फ्लक्स धनात्मक और प्रवेशित फ्लक्स ऋणात्मक होता है। क्लियर? अब इसके पश्चात विद्युत फ्लक्स का मात्रक, विद्युत फ्लक्स का मात्रक कैसे लिखेंगे? देखिए, फार्मूला आया था डी फाई बराबर EDS। मात्रक कैसे आए? E विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वोल्ट पर मीटर इनटू क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, मीटर से मीटर क्या हो गया? कैंसिल, तो बच क्या गया? वोल्ट मीटर। तो फिर लिख सकते हैं विद्युत फ्लक्स का मात्रक वोल्ट इनटू मीटर है। क्लियर? लेकिन ये मात्रक कैसा है? SI। लेकिन CGS मात्रक, विद्युत फ्लक्स का CGS मात्रक, तो फिर CGS मात्रक क्या होगा? वोल्ट स्टेट वोल्ट मीटर सेंटीमीटर। तो ये होगा स्टेट वोल्ट सेंटीमीटर। अब विद्युत फ्लक्स का विमीय सूत्र, विद्युत फ्लक्स का विमीय सूत्र कैसे लिखें? वोल्ट होता है जूल पर कूलम इनटू मीटर, जूल एनर्जी है, ऊर्जा है, ऊर्जा का विमीय सूत्र होता है M1 L2 T-2 इंटू मीटर है तो लेंथ, कूलम AT, एम्पियर इंटू टाइम। चलिए, तो अब इकट्ठा कर लें। M कितनी बार आया? 1 बार, L 2 और 1 ये 3 बार, L 3 बार, T ऊपर और जाएगा 1 तो -2 पहले से थे, -1 और हो गया -3 बार, A ऊपर जाएगा तो 1 बार माइनस का 1। ये तुम्हारे पास में हो गया M1 L3 T-3 और A-1, ये हो गया विमीय सूत्र।
क्लियर। अब मात्रक हो गया, एक एसआई, एक कैसा सीजीएस, वोल्ट का स्टेट वोल्ट, मीटर का सेंटीमीटर, और ये विद्युत फ्लक्स का विमीय सूत्र ये हो गया। अदिश गुणनफल जो आता है हमारे पास में, अदिश गुणनफल होता है, इसी फ्लक्स आता है, इसलिए ये एक अदिश राशि है। तो फिर विद्युत जो फ्लक्स है वो एक अदिश राशि है। विद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि है। विद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि है, ठीक है। इस तरीके से ये हम फ्लक्स के बारे में विमीय सूत्र और मात्रक लिख सकते हैं। अब देखिएगा विद्युत फ्लक्स से संबंधित कुछ उदाहरण, जिनमें से पहला उदाहरण हम लेते हैं 2.1 का। क्या कहता है उदाहरण? एक विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर बराबर 200 आई कैप प्लस 300 जे कैप वोल्ट पर मीटर एवं क्षेत्रफल डी एस वेक्टर दे रखा है 5 × 10⁻³ मीटर स्क्वायर। फ्लक्स ज्ञात करना है, फ्लक्स डी फाई ज्ञात करना है। क्लियर। फॉर्मूला होता है डी फाई बराबर ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। तो डी फाई इक्वल ई की वैल्यू पुट कर दें 200 आई कैप प्लस 300 जे कैप डॉट डी एस का मान 5 × 10⁻³ जे कैप और है यहाँ, जे कैप मीटर स्क्वायर, जे कैप मल्टीप्लाई करें डी फाई बराबर कितना आ जाएगा 5 200 आई कैप डॉट 5 × 10⁻³ जे कैप प्लस 300 जे कैप डॉट 5 × 10⁻³ जे कैप। यहाँ देखेंगे आई डॉट जे 0 होता है, तो फिर ये टर्म कितनी बन गई 0, प्लस जे डॉट जे 1 होता है, तो फिर ये हो गई 1500 × 10⁻³ वोल्ट मीटर, ये मात्रक। और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1500 बटे में 1000 कैंसिल आउट इक्वल 1.5 वोल्ट मीटर। ये फ्लक्स हो गया। इसका मतलब यदि हमें अदिश गुणनफल आता है तो हम इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। वेरी इजी है। ई और डी एस का सिर्फ डॉट वेक्टर करना है और डॉट वेक्टर इस तरीके से किया जाता है। हाँ आई डॉट जे जो है वो 0 हो गया, इसलिए ये स्टेप 0 बन गई। जे डॉट जे 1 होता है, इसको इससे गुणा करेंगे तो ये टर्म आएगी, इसको हम इस तरीके से कैंसिल आउट करें तो 1.5 वोल्ट मीटर आ जाएगा। क्लियर। ये तो हुआ एग्जाम्पल 2.1, इसे आप नोट कर सकते हैं। अब एग्जाम्पल लेते हैं 2.2। उदाहरण 2.2 में क्या है, इसमें दिया गया है कि हमारे पास में ये एक बेलन है, बेलनाकार पृष्ठ है, और इस बेलनाकार पृष्ठ को इस तरीके से रखा गया है कि इसकी जो अक्ष है वो विद्युत क्षेत्र ई की दिशा में ही है। ठीक है। अब पूछा गया है कि इस संपूर्ण बेलनाकार पृष्ठ से कितना फ्लक्स गुजरेगा। तो अब हम इस पृष्ठ को 3 पृष्ठों में तोड़ सकते हैं। एक तो ये पृष्ठ हमारे पास में दिस इज S1, एक यहाँ पर मैं ये एक कोई अल्पांश ले लूँ, ये हमारे पास में ds वेक्टर और ये ई वेक्टर, ये पृष्ठ S2, और इन सिमिलर भी यहाँ ये पृष्ठ S3 ले ली हमने वृत्ताकार, और ये ई वेक्टर की डायरेक्शन जो है वो इस डायरेक्शन में है एक्सिस के अनुदिश,
और ये तुम्हारा जो है वो ds वेक्टर, ये पृष्ठ S3। तो फिर फ्लक्स टोटल कैसे निकालें? संपूर्ण बेलनाकार पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स कैसे आएगा? देखिए फाई बराबर पहले S1 पृष्ठ के लिए E डॉट ds का इंटीग्रेशन, फिर S2 पृष्ठ के लिए E डॉट ds का इंटीग्रेशन, फिर S3 पृष्ठ के लिए E डॉट ds का इंटीग्रेशन। लेकिन अब यहाँ हम S1 पृष्ठ की बात करें तो विद्युत क्षेत्र और ds वेक्टर दोनों एक ही डायरेक्शन में हैं, तो फिर यहाँ हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन फॉर S1 E ds cos 0, क्योंकि E और ds के बीच में कोण कितना है? 0 डिग्री, प्लस इस पृष्ठ के लिए E और ds के बीच में कितने का कोण है? 90 डिग्री का। तो यहाँ हम लिख सकते हैं S2 E ds cos 90। फिर इस पृष्ठ के लिए हम देखें कि E की डायरेक्शन तो एक्सिस के अनुदिश है और ds इधर है, तब ये हम लिख सकते हैं प्लस इंटीग्रेशन S3 E ds cos 180। तो अब यहां से E बाहर आ जाएगा, S1 cos 0 हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ ds, ये है टर्म 0 हो जाएगी, यहाँ भी E बाहर आ जाएगा और S3 और ये ds। लेकिन इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल S है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल S है, तो ES, ठीक है। यहां से आपके पास में ये जो टर्म हुई ये माइनस की हुई, माइनस लगा हुआ है, तो ये आ जाएगा माइनस ES, क्योंकि cos 180 माइनस होता है, तो फिर ये ES से ES क्या हो गया? कैंसिल। तो ये आपके पास टोटल फ्लक्स कितना बन गया? 0, cos 180 माइनस EDS। इस प्रकार इससे निकलने वाला फ्लक्स क्या हो गया? 0 हो गया। तो एक बार फिर से हम देख लें, ये बेलनाकार पृष्ठ थी, इसके अक्ष के अनुदिश विद्युत क्षेत्र है। अब हम इस पृष्ठ से कितना फ्लक्स गुजरेगा? इस पूरी बेलनाकार पृष्ठ को हम 3 पृष्ठों में तोड़ सकते हैं, एक वृत्ताकार S1, एक ये वृत्ताकार S3, ये आपके पास में S2 जो वक्राकार है। तो फिर S1 से निर्गत फ्लक्स ऐसे लिखा, S2 से निर्गत फ्लक्स ऐसे लिखा और S3 पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स ऐसे लिखा। टोटल निकालेंगे तो इनको सबको ऐड करेंगे, इसको हम एक्सपेंड करेंगे तो E ds cos 0, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है। यहाँ E और ds जो है वो 90 डिग्री पर है, तो ये 90 डिग्री, यहाँ ये अपोजिट डायरेक्शन में है तो 180 डिग्री। तो ये E इंटीग्रेशन ऑफ ds, यहाँ आपके पास में प्लस 0, ये माइनस हो गए हैं यहाँ पर, तो E इंटू में ds का पूरा इंटीग्रेशन S, ES से ES कैंसिल हो गए, तो ये आ गया 0। इस तरीके से इससे निकलने वाला फ्लक्स क्या हो गया? 0 हो गया। क्लियर? इसको भी आप नोट कर लीजिए, ये 2 उदाहरण तुम्हारे पास में हो गए। क्लियर? अब देखिएगा विद्युत फ्लक्स से संबंधित कुछ उदाहरण, जिनमें से पहला उदाहरण हम लेते हैं 2.1 का। क्या कहता है उदाहरण? एक